आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जिसने ना सिर्फ पूरे देश को हिला के रख दिया, बल्कि 18 साल से कम उम्र बच्चों को कितनी सज़ा दी जाए इस पे भी एक नई बहस शुरू कर दी। ये घटना शुरू होती है एमपी के जबलपुर शहर से। यहाँ के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन के पास में रेलवे मिलेनियम कॉलोनी है। यहाँ रेलवे के कर्मचारी अपने परिवारों के साथ रहते हैं। फ्लैट नंबर RB 3/364 में रहता था एक ऐसा ही परिवार। ये राजकुमार विश्वकर्मा की फैमिली थी, जो कि रेलवे ऑफिस में सुपरिटेंडेंट का काम किया करते थे। उनके परिवार में थे उनकी बेटी काव्या 16 साल की, पढ़ाई में तेज और जिंदगी में जिम्मेदारी लेने वाली। फिर था एक छोटा बेटा तनिष्क, सिर्फ 7 साल का, जो कि कक्षा चौथी का छात्र था। दोनों बच्चों की मां आरती 12 मई 2023 को ही हार्ट अटैक से चल बसी थी। ये घटना तब हुई थी जब सारी फैमिली जम्मू कतरा यात्रा पर गई थी। तब आरती की तबीयत एकदम से बिगड़ गई। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी सांसें रुक गईं। वैसे तो राजकुमार नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट के पिपरिया गांव का रहने वाला था, लेकिन पोस्टिंग जबलपुर में थी। बच्चों की पढ़ाई भी यहीं चल रही थी। काव्या पे बड़ी बेटी होने की वजह से पहले से ही जिम्मेदारियों का काफ़ी दबाव था, लेकिन जब उसकी माँ चल बसी उसके बाद तो चीज़ें उसके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो गईं। दोनों बच्चे स्कूल से घर आकर अकेलापन महसूस करते थे। माँ की उन्हें बहुत याद आती थी। इस दर्द को कम करने के लिए राजकुमार ने दोनों बच्चों को पिपरिया भेज दिया, जहाँ दादा दादी, चाचा चाची, कजिन्स, सारे रिश्तेदार एक ही जगह पर रहते थे। जॉइंट फैमिली में बच्चों का दिल लगा रहेगा, उन्हें अकेलापन नहीं सताएगा और पढ़ाई पे वो अच्छे से फोकस कर पाएंगे। बस यही सारी चीज़ें सोचकर राजकुमार ने बच्चों को पिपरिया भेज दिया था। बच्चों को पिपरिया भेजने के बाद उन्होंने खुद का भी पिपरिया में ही ट्रांसफ़र कराने के लिए अप्लाई कर दिया था। वैसे तो पूरा परिवार पिपरिया में ही रहने लगा था, लेकिन राजकुमार को अभी भी ऑफिशियल ट्रांसफ़र नहीं मिला था, तो वो कभी कभी ड्यूटी के लिए जबलपुर आया करते थे। राजकुमार खुद ही बच्चों की देखभाल किया करते थे। उन्होंने ना ही तो दूसरी शादी की थी, ना जाने पराई औरत आके उनके बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करे, और उन्होंने ना ही कोई काम वाली रखी थी, क्योंकि घर पर बच्चे अकेले रहते थे और दोनों ही बच्चे अभी बहुत ही छोटे थे। राजकुमार उनकी सारी देखरेख खुद ही करते थे। खाना बनाना, नाश्ता बनाना, स्कूल छोड़ना, ये सारी चीज़ें वो अकेले करते थे, जो कि एक और वजह थी पिपरिया शिफ्ट होने की। फरवरी 2023 में एग्ज़ाम शुरू होते हैं। काव्या 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रही थी और तनिष्क के चौथी क्लास के एग्ज़ाम थे। राजकुमार दोनों को जबलपुर ले आते हैं। तनिष्क का अब यहाँ मन नहीं लग रहा था। दादा के पास जाने के लिए वो रोता रहता था। राजकुमार ने उसे समझाया, एग्ज़ाम अच्छे से दे लो, फिर हम सब फाइनली पिपरिया शिफ्ट हो जाएंगे। उन्हें उम्मीद थी तब तक उनका ट्रांसफ़र भी अप्रूव हो जाएगा। 13 मार्च को काव्या के एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं। 16 मार्च तक तनिष्क के भी एग्ज़ाम्स ख़त्म होने वाले थे। फिर 17 मार्च को वापस पिपरिया जाने का प्लान था उनका। राजकुमार का ट्रांसफ़र भी अप्रूव होने वाला था। सब कुछ धीरे धीरे उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में राजकुमार चाहते थे, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। 15 मार्च 2024 शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे के आसपास एक रिश्तेदार राजकुमार के घर पहुंचता है। वो देखता है घर के मेन दरवाजे पर बाहर से ताला डला हुआ है। फिर भी वो खटखटाता है, आवाज़ भी देता है। अब घर पर बाहर से ताला डला है तो मतलब साफ है कि घर पर कोई नहीं होगा। पर वो बहुत बेचैन था। वो पास के पड़ोसियों से भी पूछता है, ये फैमिली आखिर कहाँ गई है। पड़ोसियों ने बताया, आज सुबह से किसी को भी यहाँ नहीं देखा। ना राजकुमार ड्यूटी जाते हुए नजर आए, ना बच्चे खेलने के लिए बाहर आए, और ना ही स्कूल जाते हुए दिखाई दिए। ये बात सुन के रिश्तेदार के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो फौरन पिपरिया में राजकुमार के बड़े भाई को फ़ोन करके उसे सब कुछ बताता है जो अभी हाल ही उसे पता चला है। इसी 3 बजे के आसपास में राजकुमार की भतीजी ने व्हाट्सएप पर राजकुमार के नंबर से भेजा हुआ एक वॉइस नोट देखा था। उस 4 सेकंड के वॉइस नोट को काव्या ने भेजा था, जिसमें उसने घबराती हुई आवाज़ में कहा था, मुस्कान जल्दी जबलपुर आओ, पापा और तनिष्क को मुकुल ने मार डाला है। ये मैसेज 3-4 घंटे पहले आया था, लेकिन वो लड़की तब फ़ोन यूज़ नहीं कर रही थी, इसलिए वो उस मैसेज को देख नहीं पाई। बाद में जब चेक किया तो सुन के उसके होश उड़ गए। वो फ़ौरन भाग कर गई और अपने पापा को सुनाया। उसके बाद तो पूरे घर में हड़कंप मच गया। सब घबरा गए। पिपरिया से जबलपुर 335 किलोमीटर दूर था। 4 घंटे लग जाते जाने में, और उन पे उतना वक्त नहीं था। हालात की गंभीरता को समझते हुए राजकुमार के बड़े भाई ने जबलपुर में एक रिश्तेदार को कॉल किया। कहा, राजकुमार के घर जाके चेक करो। वैसे ही वो रिश्तेदार राजकुमार के घर पहुंचा। ताला डला हुआ देखा। पिपरिया कॉल करके उसे जो कुछ पता चला सब बताया। राजकुमार के बड़े भाई ने फौरन उसे पुलिस बुलाकर ताला तोड़ दो बोला।
इतने के साथ ही वो घर से जबलपुर के लिए रवाना हो गया। रिश्तेदार ने सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया। थोड़ी देर में लोकल पुलिस और रेलवे पुलिस दोनों ही कॉलोनी में पहुंच गए। सबकी मौजूदगी में घर का ताला तोड़ा गया। पुलिस अंदर गई तो नज़ारा देखकर सबके होश उड़ गए। जगह जगह पे खून के छींटे थे, सामान बिखरा पड़ा था, सब कुछ अस्त व्यस्त था। किचन में पहुंचकर पुलिस ने पाया राजकुमार विश्वकर्मा खून से लथपथ पड़े थे। लाश पॉलीथिन में लपेटी हुई थी। अब सवाल उठा, दोनों बच्चे कहाँ पे हैं? पुलिस ने पूरा घर छान मारा, हर कमरा, हर कोना, पर बच्चों का कोई नामो निशान नहीं मिला। राजकुमार का कत्ल हो चुका था, दोनों बच्चे गायब थे, यानी मामला बहुत ज़्यादा गंभीर था। घर की जांच करते हुए एक कांस्टेबल की नज़र फ्रिज पर गई। खून के धब्बे, हत्थे पर खून लगा। उसे कुछ तो शक हुआ। उसने फ्रिज का दरवाज़ा खोला। अंदर तनिष्क मिला। कंबल और पॉलीथीन में लपेटा हुआ था और कंबल उसका सारा खून सोख चुका था। पुलिस ने उसे बाहर निकाला, फिर पूरे घर को और दोनों लाशों को सबूतों के लिए एग्जामिन किया गया। पहले घर को एग्जामिन किया गया। घर के पिछले दरवाजे के लॉक को बहुत बुरी तरीके से डैमेज किया गया था। गैस टॉर्च से उस लॉक को तोड़ दिया था। पुलिस समझ गई, जरूर अपराधी इसी रास्ते से अंदर घुसा होगा। फिर दोनों लाशों को एग्जामिन किया गया। दोनों के सर पर भारी चीज से वार के निशान थे। बहुत शैतानी अंदाज था मारने का। चोटों पर कपड़ा बांधा गया था, जैसे कोई बैंडेज हो, ताकि खून ज्यादा ना बहे। इतने अफरा तफरी के बीच में भी किचन में नाश्ता किया गया था। जूठे बर्तन, बचा हुआ खाना, सब कुछ था वहां पर। किचन के पास ही अगरबत्तियां भी जलती हुई मिली। शायद बदबू छुपाने के लिए किया गया था, ताकि शव की जब गलने की शुरुआत हो तो बदबू बाहर ना जाए। परिवार के 2 सदस्यों की तो लाश मिल चुकी थी, पर तीसरी कहाँ थी? 16 साल की नाबालिग बेटी काव्या आखिर कहाँ गायब हो गई थी? उसके वॉइस नोट में मुकुल का जिक्र था। पापा और भाई के कत्ल का इल्ज़ाम भी था उस पर। क्या उसे मार दिया गया है या मुकुल ने उसे अगवा कर लिया है? पुलिस को इस बात का फौरन पता लगाना था। जब ये खबर मीडिया को मिली तो ये मामला देश भर के न्यूज़ चैनल्स में छा गया। रेलवे ऑफिसर के सरकारी क्वार्टर में इतना बड़ा हादसा जो हुआ था, कुछ वक्त में ही इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया में सब जगह ये वायरल हो गया था। तो काम तेज़ी से करने के लिए 4 टीम्स बना दी गई और जांच पूरी रफ्तार से आगे बढ़ी। पुलिस का अभी का टारगेट बिल्कुल सीधा था, काव्या का पता लगाया जाए। अगर मुकुल उसे अगवा करके ले गया है तो नाबालिग बच्ची के साथ वो कुछ भी कर सकता है। पुलिस ने बिना देरी करे कॉलोनी के सीसीटीवी फुटेजेस खंगालना शुरू किया। 15 मार्च दोपहर 12:30 बजे के आसपास की उन्हें क्लिप मिली। मुकुल स्कूटर पर सवारी करके कॉलोनी से बाहर जा रहा था, लेकिन वो अकेला गया था। काव्या साथ में नहीं दिख रही थी। वो हाथ में कुछ सामान भी लिए हुए था। पुलिस जब आगे फुटेज बढ़ा के देखती है तो 10 मिनट बाद काव्या भी कॉलोनी से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। वो पैदल चल रही थी और उसके हाथ में माँ का मोबाइल फ़ोन था। दोनों एक ही दिशा में गए थे। पुलिस ने पूरे रास्ते के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। स्कूटी मदन महल रेलवे स्टेशन पहुंची। वहां के पार्किंग एरिया की मेन फुटेज चेक करी गई। मुकुल के साथ काव्या स्कूटर पर बैठ के आई थी। कॉलोनी से तो दोनों अलग अलग निकले थे, पर स्टेशन में साथ में पहुंचे थे। काव्या स्कूटी से उतरी और मुकुल ने स्कूटी पार्क किया। दोनों स्टेशन के अंदर चले गए ट्रेन पकड़ने के लिए। अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी तो पुलिस की एक टीम पार्किंग एरिया में पहुंच गई। स्कूटर बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। उस टाइम के आसपास की सारी ट्रेन्स को चेक किया गया। स्टेशन के अंदर के सीसीटीवीज भी चेक किए गए। नज़ारा सच में चौंकाने वाला था। काव्या बिल्कुल सही सलामत मुकुल के साथ जाती हुई दिखाई दी। पुलिस रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही थी, जिसमें उन्होंने पाया दोनों प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अंदर घुसे थे और 12:56 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 से बाहर निकल गए थे, वो भी पीछे वाले रास्ते से। लेकिन क्यों? पुलिस ने अभी तलाश जारी रखी। पूरे इलाके के सारे सीसीटीवीज चेक किए गए। इसमें पुलिस ने पाया दोनों रेलवे स्टेशन से बाहर बस स्टैंड के लिए निकले थे, जहां पर वो एक पीली बस में बैठे जो कि कृष्णा कुंज जा रही थी। पुलिस ने वहां के थाने में इन्फॉर्म किया। वहां की पुलिस ने उस बस को ढूंढ निकाला। अब बस ड्राइवर और कंडक्टर को दोनों की फोटोज दिखाई गई, जिसमें उन्होंने दोनों को फौरन पहचान लिया। हाँ, ये दोनों तो बस में आए थे, कटनी तक का टिकट कटाया था, पर अचानक से आधार ताल पे उतर गए। कहा माँ की दवाई लेनी है। इतना कहकर वो दोनों अपने रास्ते चले गए। पुलिस पूरी रफ्तार से आधार ताल गई, पर पुलिस को देरी हो चुकी थी। वहां उनका कोई अता पता नहीं था। अब पुलिस ने वहां के सीसीटीवीज को चेक करना शुरू किया। पुलिस को पता चला कि दोनों ने दूसरी बस पकड़ी कटनी के लिए, पर कटनी जाने की बजाय दोनों सिहोरा पर ही उतर गए।
इसके बाद उन्होंने वहां से एक तीसरी बस पकड़ी कटनी के लिए, पर कटनी में भी वो कटनी बस स्टैंड पर नहीं उतरे, बल्कि एक ब्लाइंड स्पॉट में उतर गए जहां पर कोई कैमरा नहीं था और कोई भीड़ नहीं थी। अब ये एक डेड एंड था, तो पुलिस ने काव्या को ढूंढने के लिए उसके माँ के नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, पर फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। जब मुकुल के फ़ोन नंबर पर कॉल करने का ट्राई किया गया तो वो भी स्विच ऑफ आ रहा था, तो पुलिस ने दोनों के फ़ोन्स को सर्वेलेंस पर डाल दिया। काव्या अपने साथ पापा का एटीएम कार्ड भी ले गई थी, तो पुलिस ने उनके कार्ड के इस्तेमाल करे जाने की मदद से लोकेशन ट्रैक करना शुरू कर दिया। पुलिस ने काव्या के परिजनों को जब सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो उन्हें लगा कि मुकुल लड़की पर दबाव डालकर उसे ले जा रहा है, पर पुलिस को थोड़ा शक होने लगा था। फिर पुलिस ने 16 मार्च को राजकुमार और तनिष्क के शव को पोस्टमार्टम करने के बाद उनके परिवारों को सौंप दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, दोनों के सर पर भारी चीज से वार करे जाने के अनगिनत निशान थे। परिवार वालों ने पिपरिया में उनके शवों का अंतिम संस्कार कर दिया। राजकुमार की फैमिली में कोई नहीं बचा था, सिर्फ काव्या बाकी थी, और वो भी मुकुल के साथ अभी गायब थी। काव्या और मुकुल अब दोनों भाग तो निकले ही थे, तो पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए शुरू में मिला हुआ जो सॉलिड लीड था, यानी कि मुकुल, पुलिस ने उसी लीड पर काम करना शुरू किया। पुलिस ने मुकुल का बैकग्राउंड पता किया। वो भी जबलपुर के मिलेनियम कॉलोनी का ही रहने वाला था, फ्लैट नंबर 3616 में। घर पे माँ बाप, एक बड़ा भाई और एक बहन थी। लेकिन जब पुलिस मुकुल के घर पहुंची पूछताछ करने के लिए, सिर्फ बड़ा भाई घर पर था। पापा आरपी सिंह बाहर गए थे। माँ और बहन 22 फरवरी से ही आगरा में नानी के घर पे थी। मुकुल ने आखिर क्या कांड किया है? पुलिस ने उसके बड़े भाई को सब कुछ बताया, और मुकुल के बड़े भाई ने पुलिस के सारे सवालों के अच्छे से जवाब दिए। मुकुल 12th पास था, और वो बहुत ही मुश्किल से कर पाया था। उसका पढ़ाई में ज़रा भी मन नहीं लगता था। वो सारा वक्त जिम में बिताता था और अपनी बॉडी बिल्डिंग की फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया करता था। दरअसल उसका एक प्रोफेशनल मॉडल बनने का सपना था, और उस पर उसको पूरा करने का जुनून सवार था। लेकिन कुछ सालों पहले घर वालों ने उसे विशाखापट्टनम भेज दिया कॉलेज में ग्रेजुएशन करने के लिए, पर वो कुछ महीनों बाद ही वहाँ से भागकर वापस आ गया, घर वालों को बिना बताए। मुकुल के भाई से पुलिस को पता चला सितंबर 2023 में मुकुल काव्या को लेकर गायब हो गया था। राजकुमार ने पुलिस स्टेशन में अपहरण की एफआईआर फाइल कराई थी। 2 दिन बाद ही पुलिस ने बेड़ा घाट में काव्या को रेस्क्यू कर लिया था। काव्या मात्र 16 साल की थी, नाबालिग थी। मुकुल 21 साल का एडल्ट था। इस अपहरण के वक्त में मुकुल काव्या को एक रिसोर्ट में ले गया था, जहां काव्या के साथ मुकुल ने शारीरिक संबंध बनाए थे। इसी वजह से मुकुल पर रेप चार्जेस लगे और पॉक्सो एक्ट लगा था। उसको सालों तक जेल में होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? 29 सितंबर को, मात्र 15 दिन बाद ही हाई कोर्ट ने उसे जमानत दे दी थी। जब पुलिस को इसके बारे में पता चला तो वो समझ गए यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। कहीं काव्या और मुकुल आपस में मिले हुए तो नहीं हैं। मुकुल के भाई से पुलिस को ये भी पता चला जेल के बाद मुकुल बहुत ज़्यादा बदल गया था, गुस्से में रहने लगा था, लोगों से बातें भी नहीं करता था, कॉलोनी के लड़कों की बजाय बाहरी लड़कों से दोस्ती रखना शुरू कर दिया था। पड़ोसियों ने इस बारे में उसके माँ बाप से शिकायत भी करी थी। जेल के बाद उसको क्राइम थ्रिलर्स मूवी देखने का एक शौक लग गया था। वो तेलुगु, तमिल, मलयालम क्राइम थ्रिलर मूवीज़ हिंदी डबिंग में देखता था। पुलिस को लगा शायद हत्या का आइडिया उसे मूवीज से ही आया होगा। मुकुल ने जाने से पहले अपने साथ अपने सर्टिफिकेट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स सभी ले लिए थे। शायद वो जॉब वगैरह के लिए उन्हें लेकर गया था। पुलिस को इतना तो साफ हो गया था, मुकुल ने इस केस के बाद परिवार वालों से दुश्मनी पाल ली थी, जिससे कत्ल की वजह तो बिल्कुल साफ हो गई थी। पर पूरी कहानी क्या थी, इसका पुलिस को कोई अंदाज़ा नहीं था। अब तक परिवार को भी धीरे धीरे एहसास होने लगा था काव्या मुकुल के साथ मिली हुई लगती है। अगर ज़बरदस्ती ले गया था तो फ़ोन से कॉल कर सकती थी, मदद के लिए भीड़ में चीख सकती थी, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। सीसीटीवी में दोनों साथ साथ चलते हुए दिख रहे थे, हाथ पकड़े हुए बिल्कुल आराम से। वो मुकुल के पीछे पीछे, कभी साथ साथ, बिल्कुल चुपचाप चल रही थी। कई बार भागने का उसे मौका मिला तो था, पर उसने एक भी बार ऐसा नहीं किया। क्यों? पुलिस की एक टीम कॉलोनी की पुरानी फुटेज खंगालने में लग गई, जहां 15 मार्च सुबह 3 बजे की उन्हें एक फुटेज मिली। मुकुल काव्या के घर के पास जा रहा था, ग्लव्स पहने, बैग लिए हुए। घर की जांच में पहले ही पिछले वाले दरवाजे पर डैमेज मिली थी, जिसे गैस टॉर्च से लॉक तोड़ा गया था। इसी रास्ते वो अंदर घुसा होगा, पुलिस को ये बात बिल्कुल कंफर्म थी।
लेकिन पुलिस के मन में एक अहम सवाल ये था कि अगर दोनों साथ मिले होने वाली थ्योरी सच है तो काव्या को दरवाज़ा खोलना चाहिए था। उसने दरवाज़ा खोला क्यों नहीं? मुकुल को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि उसने गैस टॉर्च का इस्तेमाल किया अंदर घुसने के लिए? चीज़ें यहाँ तक बहुत ज़्यादा उलझ गई थी तो सच का पता लगाने के लिए पुलिस ने पूछताछ करना शुरू किया। पड़ोसियों और पुराने वॉचमैन से पता चला 15 मार्च की सुबह 7:30 बजे के आसपास काव्या की उन्हें एक चीख सुनाई दी थी, पापा। वो जोरों से चिल्लाई थी। लोग दौड़कर फौरन पहुंचे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया पर एक भी बार आवाज़ दोबारा नहीं आई। तो सब ने सोचा शायद कोई बुरा सपना देखा होगा या कुछ ऐसा ही देख लिया होगा जिससे वो डर गई होगी। 9 बजे दूध वाला भी आया था। हमेशा तो राजकुमार दूध लेते थे लेकिन उस दिन काव्या ने लिया था। पुलिस को लगा हत्या 7:30 से 8 बजे के बीच ही हुई होगी। वॉइस मैसेज 12 बजे भेजा गया था। 12:40 पर वो घर से निकल रहे थे सीसीटीवी के हिसाब से। मतलब हत्या के बाद 4-5 घंटे घर पे ही बिताए, नाश्ता बनाया, खाया पिया और फिर बाद में निकल गए। अब पुलिस को ये बिल्कुल कन्फर्म हो गया था कि काव्या और मुकुल की ये सोची समझी साजिश थी। इस बात पर आखिरी कील ठोंकने का काम किया पिछले सिक्योरिटी गार्ड के बयान ने। सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को बताया एक बार उसने मुकुल को काव्या के साथ अकेले में उसके निजी हिस्सों पर हाथ फिराते हुए देख लिया था, तो उसने दोनों को पकड़ा और खूब फटकार लगाई। मुकुल को तो उसने एक थप्पड़ भी मारा था। उसने काव्या को भी कहा कि वो उसके पापा से शिकायत कर देगा। काव्या ने बचने के लिए अपने पापा से झूठ बोल दिया। गार्ड ने हाथ पकड़ा था, बदतमीजी करी थी और वगैरह वगैरह। राजकुमार ने गार्ड को जोरों से डांटा, जेल में भेजने की धमकी भी दी, जिससे घबराकर उस गार्ड ने अपनी जॉब ही छोड़ दी। इतने में ही पुलिस को खबर आती है काव्या ने पापा के एटीएम का इस्तेमाल किया है और 17 मार्च को काव्या ने फ़ोन का भी इस्तेमाल किया है। उसने एटीएम से 10,000 रुपये निकाले थे। 18 मार्च को पुणे के एक रेस्टोरेंट में पेमेंट भी करी थी। पुलिस अलर्ट हो जाती है। फ़ौरन वहाँ के थाने में इन्फॉर्म कर दिया जाता है, पर जब तक वो पहुँचते हैं काव्या और मुकुल फरार हो जाते हैं। सीसीटीवी से पता चलता है दोनों विशाखापट्टनम जा रहे हैं। पुलिस ने मुकुल पर 10,000 का इनाम रख दिया। देश भर की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। पोस्टर्स, सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स, हर जगह तस्वीरें सर्कुलेट हो रही थीं। लेकिन इसके बाद एक चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया। ये दोनों कभी बस में, कभी ट्रेन में, कभी बाइक से ट्रैवल करते। लोकेशंस लगातार बदल रही थीं। कभी कटनी, कभी इंदौर, कभी पुणे, कालाबुरी, उड़ीसा के कई ज़िले, कोलकाता, गुवाहाटी, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, चंडीगढ़, अमृतसर, हरिद्वार और नेपाल बांग्लादेश बॉर्डर तक की लोकेशंस आई थीं। देश भर की पुलिस अलर्ट पर थी, लेकिन दोनों पकड़े ही नहीं जा रहे थे। लगभग 60 से ज़्यादा दिन बीत गए थे, 2 महीने हो चुके थे, पर फिर भी दोनों पुलिस के हाथ ही नहीं आ रहे थे। इन्हीं 2 महीनों के दौरान पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। काव्या के परिवार वालों से पूछताछ करी गई। परिवार वालों से पुलिस को पूरी कहानी पता चली। सितंबर 2023 में जब मुकुल काव्या को लेकर गायब हुआ था, तब वो कोई अपहरण नहीं था। काव्या मुकुल के साथ अपनी मर्जी से भागी थी। उसके बाद राजकुमार ने दोनों का मिलना जुलना बंद करवा दिया था। पिपरिया में आने के बाद काव्या की कजिन बहन को राजकुमार ने सख्त आदेश दिए थे कि वो काव्या पे नज़र रखे और मुकुल से बात बिल्कुल भी ना करने दें। और पुलिस को ये भी पता चला कि उनकी पिपरिया शिफ्ट होने की एक वजह ये भी थी। परिवार वालों को इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता था। ना ही तो राजकुमार और ना ही काव्या, दोनों ने इसके बारे में कभी दोबारा जिक्र नहीं किया था। बस बाप बेटी के व्यवहार से इतना ही दिखता था कि दोनों के बीच में काफ़ी तनाव है। 28 मई 2024 रात के वक्त हरिद्वार के एक सरकारी हॉस्पिटल के कंपाउंड में रक्षा समिति की एक महिला अधिकारी गुजर रही थी। एक बेंच पर एक लड़की सो रही थी, साथ में एक लड़का भी था। पास जाकर देखा तो वो उन्हें पहचान गई। ये वही हैं जिनकी फ़ोटोज़ और पोस्टर्स पूरे देश में वायरल हो रखे हैं। उसने आसपास के लोगों को फ़ौरन बुलाया और वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद उसने उनका नाम पूछा। इसके बाद लड़का हल्का घबराते हुए बोला, सामान लेके आता हूँ, लेकिन भीड़ ने लड़की को साथ में नहीं जाने दिया। लड़का गया और फिर वापस ही नहीं आया। लड़की ने नाम बताया, काव्या विश्वकर्मा। हरिद्वार पुलिस को फ़ौरन इन्फॉर्म किया गया। फिर पुलिस काव्या को थाने ले आई। जबलपुर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और 29 मार्च तक काव्या जबलपुर पुलिस की कस्टडी में आ गई। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। सच क्या है? काव्या ने सब कुछ शुरुआत से बताया। काव्या अपनी सहेलियों के साथ स्कूल जाया करती थी। मुकुल रास्ते में अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता उसे मिल ही जाता था।
मुकुल को काव्या काफ़ी पहले से पसंद थी। वो उससे बातें करने की अक्सर कोशिश किया करता था, पर काव्या उस पर कभी ज़्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन वक्त बदला, अब काव्या की किशोर अवस्था आने लगी थी। मुकुल भी बिना रुके लगातार कोशिश करता रहा, जो देखकर काव्या भी पिघलना शुरू हो गई। धीरे धीरे उसे भी मुकुल पसंद आने लगा था। शुरुआत तो कैजुअल हाय हेलो और दोस्ती से हुई थी, पर आगे जाके ये प्यार और एक जवान लड़के के एक नाबालिग बच्ची के साथ गैरकानूनी रिश्ते में बदल गई। चीज़ें अभी भी बहुत आगे नहीं बढ़ी थीं, पर मई में अपनी माँ को खो देने के बाद काव्या पूरी तरह से टूट गई। राजकुमार खुद भी अच्छी मानसिक हालत में नहीं थे। ऐसे में काव्या का इकलौता सहारा बना मुकुल। माँ की मौत के सदमे ने काव्या का मुकुल से बहुत ही गहरा लगाव करवा दिया। ये इतना ज़्यादा गहरा था कि काव्या मुकुल से अंधा प्यार करने लगी थी। काव्या मुकुल की हर बात मानती, हर बात सुनती। मुकुल जैसा बोलता वो वैसा ही करती, फिर चाहे वो चीज़ें कितनी भी अनैतिक या गलत क्यों ना हो। सितंबर 2023 में काव्या मुकुल के कहने पर उसके साथ में भाग गई। मुकुल उसे रिजॉर्ट ले गया। वहाँ साथ में दोनों ने जिस्मानी रिश्ता बनाया, पर इधर बेटी की चिंता में राजकुमार ने मुकुल के खिलाफ पुलिस में FIR फाइल कर दी। मात्र 2 दिनों में ही पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया और काव्या को वापस ले आए। वापस आने पर पापा के दबाव में काव्या ने मुकुल के खिलाफ रिपोर्ट करवा दी। राजकुमार उसके रिश्ते के खिलाफ थे। काव्या भी बहुत छोटी थी, 10वीं में पढ़ती थी, अभी नाबालिग थी। दूसरी तरफ मुकुल था, एक बर्बाद, गुंडागर्दी करने वाला लड़का जिसका कोई भविष्य नहीं था। राजकुमार ने काव्या को कई बार समझाया, पहले बड़ी हो जाओ, अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ, बाद में देखेंगे। लेकिन काव्या ने राजकुमार की बातों को केवल अनदेखा किया। अब जब राजकुमार को पता चला कि काव्या और मुकुल के बीच में रिजॉर्ट में आखिर क्या कुछ हुआ है, तो उन्होंने मुकुल को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने की कोशिश करी। लेकिन कोर्ट में काव्या ने मुकुल की तरफ बयान दे दिया। मैं अपनी मर्जी से भागी थी, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था मेरी मर्जी से हुआ था। 500 का पर्सनल बॉन्ड लेकर मुकुल को बेल मिल गई। राजकुमार ने अब काव्या को पिपरिया भेज दिया, मुकुल से हमेशा के लिए दूर रखने के लिए। लेकिन अब चीज़ें इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि दोनों एक दूसरे से जुदा रहने का सोच भी नहीं सकते थे। मुकुल और काव्या मौज ऐप पर छुपके से बातें करने लगे। इन बंदिशों से काव्या परेशान हो चुकी थी, मुकुल के साथ रहना चाहती थी। मुकुल ने कहा, हमारे प्यार के बीच में एक दीवार है, उसे हमें हमेशा के लिए हटाना होगा। काव्या फौरन मान गई, बिना किसी सवाल के। फिर दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। काव्या जब पूरे परिवार के साथ अपने बोर्ड के एग्ज़ाम देने आएगी, तब दोनों मिलकर तनिष्क और राजकुमार को रास्ते से हमेशा के लिए हटा देंगे। मुकुल ने हिंदी डब क्राइम थ्रिलर मूवीज़ देखना शुरू किया प्लानिंग करने के लिए। तमिल, तेलुगु, मलयालम, बॉलीवुड, उसने सब कुछ देख डाला। मुकुल ने क्राइम में इस्तेमाल होने वाला सामान भी खरीदना शुरू कर दिया। ऑनलाइन वो सब कुछ मंगाता, गैस टॉर्च, ग्लव्स, 2 चॉपर नाइफ्स, मांस काटने के लिए। सारा सामान अच्छे से यूज़ करने के लिए वो यूट्यूब पे वीडियोस भी देखता। सावधानी के लिए मुकुल ने कुछ भी बाजार से नहीं खरीदा था, ताकि दुकानदार पुलिस को ना बता दे। और ऑनलाइन डिलीवरी भी वो अपने घर की बजाय पुलिस स्टेशन पर जाके लेता था। जितना भी सामान था मुकुल ने अपने कमरे की बजाय गराज में एक कोने में छुपाया था, ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले। मुकुल ने वॉचमैन की टाइमिंग्स नोट किए, जिसमें उसने पाया कि बीच रात में लगभग 3 बजे के आसपास ड्यूटी काफ़ी ढीली हो जाती है। जब काव्या एग्जाम्स के लिए वापस आई तो 13-14 मार्च को दोनों छुपके से बेड़ा घाट गए प्लान्स वगैरह डिस्कस करने के लिए। इसी बीच राजकुमार के ऑफिस का भी टाइम था, तो उन्हें साथ देखे जाने का कोई खतरा नहीं था। 15 मार्च रात के 3 बजे मुकुल सामान लेकर गया। काव्या ने पीछे का दरवाज़ा खुला रखा था। दोनों ने सारा सामान बाथरूम में छुपा दिया। फिर वहाँ से दोनों काव्या के कमरे में चले गए, जहाँ पर सारी रात दोनों ने अनेकों बार शारीरिक संबंध बनाए। फिर सुबह के 7:30 बजे जब राजकुमार अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हुए किचन में गए, दोनों बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह तैयार करने लगे, तभी मुकुल कुल्हाड़ी लेके दबे पांव पीछे से गया और पूरी ताकत से राजकुमार के सर पर अनगिनत बार वार करना शुरू किया। इसके बाद मुकुल सीधा तब रुका जब उनकी सांसें थम गईं। काव्या पापा के सर पर पहला वार होते हुए देखकर काफ़ी घबरा गई और वो जोर से चीखी, पापा। पड़ोसियों ने सुन लिया, वो भाग कर आए, पर फिर राजकुमार की सांसों के साथ सब कुछ खामोश हो गया। काव्या की चीख सुनकर तनिष्क जाग गया था और वो भागकर फौरन नीचे आया।
तभी उसको भी पकड़ लिया और काव्या और मुकुल ने उसका भी वही हश्र किया जो उसके पिता राजकुमार का किया था। तनिष्क को गद्दे में लपेट कर ऊपर से पॉलीथिन रैप करके उसे फ्रिज में डाल दिया। दोनों लाशों से खून बहुत ही ज़्यादा बह रहा था, कहीं खून बह बह कर बाहर ना निकल जाए, इसलिए दोनों ने पूरे घर की सफाई की। फिर प्लान के दूसरे हिस्से को अंजाम दिया। गैस टॉर्च से पिछले दरवाजे को डैमेज किया ताकि एक फोर्ज्ड एंट्री लगे। वॉइस नोट भी प्लान का हिस्सा था। मुकुल ने कहा वो सारा दोष अपने सर पे लेगा। दोनों का ओरिजिनल प्लान तो दोनों शवों के छोटे छोटे टुकड़े करके ठिकाने लगाने का था, पर खून इतना था कि दोनों देखकर घबरा गए। प्लान के सक्सेसफुल होने के बाद दोनों ने जश्न मनाया, नाश्ता बना के खाया, अगरबत्तियां जला दी बदबू छुपाने के लिए, और जाने से पहले एक बार फिर दोनों ने शारीरिक संबंध बनाया। 12:30 बजे दोनों घर से बाहर निकले और सीसीटीवी से बचने के लिए दोनों अलग अलग होके कॉलोनी से बाहर गए। अपने फ़ोन नहीं ले गए थे ताकि लोकेशन ट्रैक ना करी जा सके। हत्या में इस्तेमाल हुए हथियारों को दोनों साथ ले गए थे। रेलवे स्टेशन दोनों पुलिस को गुमराह करने के लिए गए थे ताकि ट्रेन से भागे, इस बात के लिए पुलिस कंफ्यूज हो जाए। इसके बाद दोनों 3 बसें चेंज करके कटनी पहुंचे ताकि पुलिस को और भी ज़्यादा उलझन हो जाए और वो उनका पीछा ही ना कर पाएं। कटनी के बाद दोनों इंदौर गए और जब तक पैसे थे दोनों ने खूब ऐश करी। मुंबई से गोवा गए फ्लाइट की मदद से और कई दूसरे शहर गए। इतने दिनों में दोनों ने एटीएम से 1.5 लाख रुपए निकाल लिए थे। इसके बाद तो पुलिस ने अकाउंट ही फ्रीज कर दिया था। अब पैसों का सोर्स खत्म होने के बाद दोनों ने ट्रेन में बिना टिकट के सफ़र करना शुरू कर दिया। दोनों स्टेशन पर ही सोने भी लगे थे। खाने के लिए दोनों मंदिर गुरुद्वारे में भंडारे पे चले जाते। लंगरों से खाना पैक भी करा लेते आगे के लिए। दोनों ने कुछ जगह पर तो भीख मांग के भी खाई थी, वरना लोगों का जूठा कचरे से खा लेते थे। जब इन हालातों से दोनों परेशान हो गए तो मुकुल के एक दोस्त के घर पे बेंगलुरु आ गए, लेकिन जब उसे उनकी हरकतों के बारे में पता चला उसने भी उन्हें घर से बाहर भगा दिया। इतने सारे सफ़रों के दौरान ही उन्होंने मर्डर में इस्तेमाल हुए हथियारों को इधर उधर फेंक दिया था, तो वो कभी बरामद नहीं हो पाए। 31 मई की रात को मुकुल जबलपुर के पुलिस स्टेशन में खुद से ही आ गया। उसने सरेंडर कर दिया। उसे इस बात का डर था काव्या कहीं सबका इल्ज़ाम उसके सर पे न डाल दे। वैसे भी जिसके लिए उसने सब कुछ किया था वो तो पकड़ी गई थी, तो अब भागने का क्या ही फ़ायदा। पुलिस ने मुकुल से भी डिटेल में पूछताछ करी। लगभग काव्या के बयान से सब कुछ मैच हो गया, पर कुछ नया भी पता चला। जैसे मुकुल ने अपने सीने पर जो टैटू बनवा रखा था 5 चेहरे वाला राक्षस, जो उसने जेल से बाहर निकलने के बाद बनवाया था नवंबर 2023 में। ये टैटू उसके 5 टारगेट्स को याद रखने के लिए था। पहला था काव्या, क्योंकि उसे लग रहा था रिसोर्ट में शारीरिक संबंध बनाने के बाद काव्या ने उसे केस में फंसाया था। हालांकि बाद में जब उसे सच पता चला कि काव्या ने उसकी तरफ ही बयान दिया था तो उसने उसे माफ़ कर दिया। दूसरा टारगेट था काव्या के पिता राजकुमार। तीसरा टारगेट था वो महिला पुलिस ऑफिसर जिसने पॉक्सो केस इन्वेस्टिगेट किया था। चौथा टारगेट था वो पड़ोसी जो मिलने पर रोकता था और राजकुमार को उसने पहली बार मुकुल और काव्या के रिश्ते के बारे में भी बताया था। और आखिरी और 5वां टारगेट था काव्या की कजिन जो फ़ोन पर बातें करने से उन्हें रोकती थी। जब ये केस कोर्ट में पहुंचा, पुलिस ने कोशिश की काव्या को एडल्ट जितनी सज़ा दिलवाई जाए, साजिश में हिस्से के लिए और एडल्ट की तरह प्लानिंग करने के लिए। नाबालिग होने के बावजूद पुलिस उस पर एडल्ट जैसे ही केस चलवाना चाह रही थी। मुकुल अभी जेल में है, काव्या जुवेनाइल होम में है। केस अभी भी चल रहा है और आखिरी फैसला आना भी बाकी है। तो दोस्तों, इस घटना को बताने का मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सबको सावधान करना है, ताकि आपके साथ या आपके किसी करीबी के साथ कभी भी ऐसा कुछ ना हो। आपके क्या विचार हैं इस केस के बारे में कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।